ओके, ये नेक्स्ट क्लास हो रहा है आपका थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक किया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये अगला क्लास है, वीडियो नंबर 7। इसमें हम लोग आज जो करने वाले हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होता है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ा, मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ा, इसे चीज़ आपको सीखना है। तो सबसे पहले किसे कहते हैं इसको समझो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा बच्चों आप लोगों से, कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, क्वेश्चन के पीछे मत भागो। सीए फाउंडेशन में क्वेश्चन का क्राइटेरिया बिल्कुल फिक्स है, उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े बहुत डेटा को चेंज करके, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, बहुत स्टूडेंट को मैं देख रहा हूँ कि बस क्वेश्चन के पीछे भाग रहा है कि ये क्वेश्चन कर लेते हो, क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन दुनिया में अनंत है। ठीक है, कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, कॉन्सेप्ट फिक्स है, तो कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन 0 हो जाए, ध्यान से सुनना, वेरिएंस 1 हो जाए, वेरिएंस 1 हो जाए इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा 1। और जो वेरिएबल का सिंबल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, वेरिएबल क्या होता है, एक्स होता है, वेरिएबल का सिंबल क्या हो जाए जेड, उसको नाम दिया गया स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसको नाम क्या दिया गया, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये उसको नाम दिया गया। ठीक बात है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन 0 हो जाए, वेरिएंस 1 हो जाए या स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाए, वेरिएबल का सिंबल जेड हो जाए, उसको हम क्या नाम देते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप क्या करो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला मैंने बताया था, उस फार्मूला में ये सब चीज़ को चेंज कर दो। एक्स की प्लेस पे जेड रख दो, मीन की प्लेस पे 0 रख दो, वेरिएंस की प्लेस पे 1 रख दो, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की प्लेस पे 1 रख दो, तो बन जाएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं यहाँ रख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी एक्स की जगह जेड, पी जेड इक्वल टू 1 बाई स्टैंडर्ड डिविएशन 1 हो गया, रूट में क्या होता है 2 पाई ई टू दी पावर माइनस फिर क्या होता है जेड एक्स माइनस होता है ना, जेड माइनस मीन क्या होगा 0 का स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइड में 2 इंटू वेरिएंस कितना हो गया 1। बस यही फार्मूला बन गया स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जहाँ पर जेड का वैल्यू क्या होगा, जेड का वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होगा। ये देखो, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका भी ग्राफ आप देखोगे, इसका भी ग्राफ मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बिल्कुल वही होगा। मैक्सिमम कहाँ पर होगा, तो जहाँ पावर 0 होगा, बताओ पावर 0 कहाँ पर होगा, तो जहाँ जेड 0 होगा, तो जेड जीरो पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। उसके बाद दोनों तरफ क्या होता है, ये डिक्लाइन ही करेगा, ऐसे ये डिक्लाइन करेगा। इसका भी ग्राफ बेल शेप का ही होगा। क्या बोलते हैं इसको, बेल शेप बोलते हैं। नाम क्या है इसका, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। फार्मूला को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, और जो ग्राफ है इसको बोलते हैं कर्व। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। ठीक, अब ये कंपेयर करो, इसको आप कंपेयर करो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो नॉर्मल में जहाँ पर जेड 0 है वहाँ पर क्या होता है मीन, नहीं यहाँ पर क्या होता है मीन होता है, यहाँ पर मीन। बाकी ये इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड का एक्सिस है, ये जेड का एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स मतलब नॉर्मल ये हो गया, जेड मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक्स मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ज़रा कंपेयर करो दोनों को मिला के। ये होता क्या है वो मैं अभी बता रहा हूँ, क्यों इसको बनाया गया इसको भी देखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर पहले ये बताओ, इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है उसका पावर क्या होता है और इसका पावर क्या है।
दोनों पावर को आप कंपेयर करो तो आपको दिखेगा, कंपेयर करने के बाद आप जब इसको कंपेयर करोगे तो आपको क्या दिखेगा, जेड बराबर ये फॉर्मूला बनेगा एक्स माइनस मीन डिवाइड में स्टैंडर्ड डेविएशन। आप गौर से देखो, ये एक रिजल्ट बन के आ जाता है। कैसे? यहाँ पर जेड का स्क्वायर है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को याद करो, पावर को कंपेयर करो, पावर को जेड की प्लेस पे क्या है, बाकी 2 नीचे होता है, यहाँ होता है वेरिएंस, ठीक है, तो ये वेरिएंस आ गया, ठीक है। जेड की प्लेस पे क्या होता है, एक्स माइनस मीन का स्क्वायर, एक्स माइनस मीन का स्क्वायर, तो ये जेड आ गया। तो ये एक रिलेशन आ गया। इस रिलेशन से आप क्या करोगे, कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना एक्स, उसको आप जेड में कन्वर्ट करोगे। आप क्या करोगे, एक्स को जेड में आप कन्वर्ट कर सकते हो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएबल है उसको आप स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हो। भाई इसकी ज़रूरत क्या है, तो देखो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी कुछ और भी निकालना होता है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूला से नहीं बनता है, इसी फार्मूला से बनेगा। मैं बताता हूँ कुछ टाइम बाद, रुक जाइए अभी। तो पहले तो ये कन्वर्जन के लिए यूज होगा। किसी भी एक्स को, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्स है, उसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएबल जेड में कन्वर्ट कर सकते हो। जेड में कन्वर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि जेड में ही एरिया का एक टेबल दिया हुआ है जहाँ से हम लोग जेड का वैल्यू देखते हैं और प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और डिस्कशन करना है इसके ऊपर। तो एक तो ये, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई पूछे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन कितना है 10, जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना मान लो 5, ठीक है। अब x बराबर कितना है, x बराबर मान लो क्या है, x बराबर मान लो 17.5 है। तो बताओ इसका z क्या होगा, इसको अगर हम चेंज करें स्टैंडर्ड नॉर्मल में तो इसका z क्या होगा। तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। बताओ क्या करोगे, z बराबर ठीक है, हम किसी भी नॉर्मल को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो x कितना दिया है 17.5, माइनस में मीन कितना दिया है 10, डिवाइड में स्टैंडर्ड डिविएशन कितना 5। तो ये जेड क्या मिला 7.5 डिवाइड में 5, तो ये कितना आएगा 1.5। ये देखो जेड बराबर क्या आ गया 1.5। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन बराबर कितना है, ध्यान से देखना, मीन बराबर कितना है 10, ठीक है। ग्राफ में देखना, ग्राफ में मीन 10 है, मीन के आगे कोई पॉइंट है x, यहाँ लिखना था मुझे, यहाँ लिखना था, सॉरी। ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन के आगे 10 के आगे यहाँ पर 17.5 कोई x है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ठीक है, इसका जेड क्या होगा, यहाँ जेड होगा, ये जेड का है ना, तो इसका जेड का वैल्यू आएगा 1.5। ये इससे कन्वर्जन होता है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। बहुत लोगों को पता होगा x दिया हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम किस में चेंज कर दिए, स्टैंडर्ड नॉर्मल चेंज कर दिए। इससे क्या मिला हमें, x का z मिल गया। अब z का क्या फ़ायदा है, तो z का एरिया दिया होता है, इसका टेबल है, तो उससे प्रोबेबिलिटी निकलता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं बताऊंगा अभी आपको, बट फिलहाल इस कन्वर्जन को समझो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, x को z में कैसे लाते हैं ये, या z मालूम हो, ये सब मालूम हो तो x कैसे निकालेंगे, या x मालूम हो, z मालूम हो, मीन मालूम हो तो स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालेंगे। नहीं, z मालूम है, x मालूम है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी मालूम है, तो मीन कैसे निकालोगे, नॉर्मल में कैसे आओगे, मीन क्या होगा, ये सब चीज़ आपको पता चलेगा। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। ये क्यों यूज होता है, क्यों आवश्यकता पड़ा, तो उस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए, याद करो मैंने बताया था, फर्स्ट डे ही बताया था, लेस देन, मोर देन। अगर इसमें क्वेश्चन में क्या पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि x की वैल्यू 17.5 होगा, वो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला से बन जाएगा। लेकिन मैं ये पूछूं कि 17.5 से ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा एरिया। इस x का z निकालेंगे, इससे ज़्यादा ये एरिया निकाल दोगे ना, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो चलो फिलहाल आगे आपको मैं बताता हूँ। स्टैंडर्ड नॉर्मल की हम बात कर रहे थे, तो एक तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो निकलेगा इसके लिए यूज करना पड़ेगा ये। देखो आगे बढ़ते हैं, पहले मुझे बताओ कुछ बात और बताओ पहले। स्टैंडर्ड नॉर्मल
डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ बात और बताना है। पहला कि मीन 0 होता है, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है, आप पहले देख चुके हैं। मुझे बताओ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई पूछे क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है तो क्या कहोगे? आप कहोगे 0.675। स्टैंडर्ड डेविएशन तो 1 हो गया, तो बस इतना ही होगा। कोई पूछे भाई स्टैंडर्ड नॉर्मल का बताओ मीन डेविएशन क्या होगा तो क्या कहोगे? 0.8। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना? 1 हो गया। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करो, क्या बात करो? पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का? तो सिंपल नॉर्मल का याद करो, नॉर्मल में क्या होता है याद करो, और उसमें क्या करो मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 पुट कर दो। याद करो नॉर्मल में क्या होता है मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा होता है मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन कितना हो गया? 0, ये 0 हो गया, और स्टैंडर्ड से कितना हो गया? 1, तो 0 - 1 पहला। दूसरा क्या होगा? 0 + 1। बताओ क्या मिला? एक मिला -1, दूसरा क्या मिला? +1। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन कौन से होंगे? -1 एंड +1। तो ये भी हो गया, ठीक बात है। ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट मैं बताता हूँ, इसका टोटल एरिया कितना होता है। इसका टोटल एरिया हमने मान लिया 100%, मतलब 1। टोटल एरिया इसका 1 होता है। कहने का मतलब ये पूरा का पूरा एरिया, ये कंप्लीट एरिया स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रहा है फिर से। ये मैक्सिमम कहाँ पर होगा? Z0 पे, ये -∞, ये +∞। ठीक है। इसका टोटल एरिया कितना है? 1। ठीक। अब ध्यान से देखो ये एरिया कितना होगा? एरिया स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, इसके अंदर एरिया Z इक्वल टू -∞ से लेकर कहाँ तक? 0 तक, टू 0। ये कितना होगा? ये एरिया कितना होगा? 50%, मतलब 0.5। फिर बताओ एरिया Z इक्वल टू 0 to +∞ कितना होगा? 0.5। इसका टोटल एरिया कितना होता है? 1। अब यहाँ पर टोटल एरिया 1 हो गया, जिसको हम क्या मानते हैं? जिसको हम मानते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। जिसको हम क्या मानते हैं? टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ओके। अब देखो इसी में एक सिंबल है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक सिंबल है, और उस सिंबल का मतलब क्या है ये समझो, और धीरे धीरे आपको वही पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया क्यों गया। ठीक है, तो इस सिंबल में आप ये समझो एक सिंबल है फाई ए का क्या मतलब है? फाई ए का क्या मतलब है? एक नया सिंबल आ गया आपके सामने, इसको देखो। इसका मतलब ये बिल्कुल नया सिंबल है। फाई ए का मतलब है, इसका मतलब है एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व फ्रॉम Z इक्वल टू -∞ टू Z इक्वल टू A। ये जो भी A लिखा है ना, Z इक्वल टू A, उसके इक्वल। ठीक है, ये इसका मतलब है। क्या मतलब है समझो। एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, ये क्या है? Z0, ये है Z -∞। तो फाई ए का मतलब क्या है? एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व फ्रॉम -∞, यहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ तक? तो Z इक्वल टू A। अब मान लो सपोज करो A यहाँ पर है, 0 से ज़्यादा है, A 1 है 2 है, तो 0 के आगे होगा। यहाँ पर Z इक्वल टू कितना है? A। अगर A निगेटिव है तो कहाँ होगा? इधर होगा एरिया। तो जो भी है मैंने इसको क्या मान लिया? Z इक्वल टू मान लिया A, 0 से ज़्यादा मान लिया। तो कौन से एरिया होगा ये? फाई ए का मतलब क्या है? एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व फ्रॉम Z -∞ से लेके कहाँ तक? A तक। यहाँ से ये शुरू करो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एरिया बताता है। फाई ए जो है, ये सिंबल का मतलब यही है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सिंबल है, बिल्कुल इसको याद रखना है। ये एरिया माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है कहाँ तक, जेड इक्वल टू ए तक, यहाँ तक ये होता है। ठीक, इस सिंबल का मतलब यही है। सपोज करो कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि बताओ फाई 1 का क्या मतलब है, तो फाई 1 का मतलब क्या होगा, एरिया। ठीक है, एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व फ्रॉम जेड इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू जेड इक्वल टू कहाँ तक, 1 तक। अगर मैं डायग्राम पर आपको दिखाऊं तो डायग्राम का मतलब यही होगा। फिर से देखो एक बार डायग्राम, ये छोटे से डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर। ये तो होगा, ये जेड इक्वल टू 0 है, ये जेड इक्वल टू 1 है, ये कितना है माइनस इन्फिनिटी। तो बताइए कौन सा एरिया होगा, यहाँ से शुरू होगा कहाँ तक, 1 तक। अब गौर करो, इस एरिया को अगर आपको लिखना है तो यहाँ गौर करो कि ये 1 का मतलब क्या है, यहाँ तक। अब ये किसके इक्वल होगा, इसको ब्रेक करो, तो मैं माइनस इन्फिनिटी से 0 पे ब्रेक कर रहा हूँ। देखो एरिया, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, क्या, माइनस इन्फिनिटी टू कहाँ तक, 0। अब प्लस क्या होगा, एरिया जेड 0 टू कहाँ तक, 1। देखो दिख रहा है, जेड 0 टू 1, 0 से लेके 1 तक, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक को हमने ब्रेक किया, कहाँ, एक 0 पे ब्रेक किया 0 तक, और 0 से लेके यहाँ तक। तो आप गौर करो, ये पोर्शन तो आपको मालूम है, रेड वाला पोर्शन मालूम है आपको कितना, ये पोर्शन कितना है, 0.5, 0.5, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक कितना होता है, -0.5। ठीक है, वापस एक बार फिर से देखो, ये मैं ही बता रहा था ना यहाँ पर, ये गौर से देखो, टोटल एरिया इसका 100% है 1, लेकिन एरिया माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक ये कितना होगा, 0.5, 50%। कौन सा, ये पोर्शन माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक 0.5 होगा। और इधर 0 से लेके अब प्लस इन्फिनिटी, ये भी क्या, आधा ये भी होगा, आधा ये भी होगा, ब्लैक वाला भी आधा और रेड वाला भी आधा। ठीक है, तो ये 0.5 हमें मालूम है, यहाँ से यहाँ तक ये 0.5 मालूम है। तो अब इस चीज़ पे वापस आ जाओ कि फाई 1 कोई पूछे तो क्या होगा, तो आप क्या कहोगे कि जी ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 0, ये 0.5 हो गया, 0.5 हो गया, प्लस अब 0 से लेके 1 के बीच का एरिया ये कितना होगा, ये तो हमें नहीं पता। कौन सा एरिया, ध्यान से देखना, 0 और 1 के बीच का एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया क्या होगा, ये तो हमें नहीं पता। तो इसी एरिया का बच्चे एक टेबल बना हुआ है जिसका नाम है एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। अब ये जेड का वैल्यू का, जैसे लॉग का टेबल होता है ना, लॉग का वैल्यू निकलता है साइंटिफिकली, ऐसे जेड का वैल्यू भी निकलता है साइंटिफिकली, इसका टेबल होता है। अब ये एरिया आपको मिलेगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से। अब एग्ज़ाम में टेबल आपको नहीं दिया होगा, ऐसे क्वेश्चन सीपीटी में या फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा बार नहीं पूछा, जब पूछा है तो वैल्यू क्वेश्चन पेपर में प्रिंट होता है। तो ये टेबल से वैल्यू मिलता है और ये वैल्यू आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल गिवन होगा। और मैं ये वैल्यू आपको यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, ये कितना होगा, ये है मान लो 0.3413, 0.3413, ये मुझे याद है तो मैंने इसको लिख दिया, टेबल से वैल्यू आता है। मैं आपको टेबल भी दिखा दूँगा, हाँ टेबल दिखाऊंगा कैसे, बुक में देखना, ऐसे कि बुक में लास्ट में टेबल बना हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो 0 से लेकर, टेबल में बिल्कुल फिक्स है, टेबल से क्या आता है, टेबल में आप कैसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा जेड इक्वल टू 1, देखो जेड इक्वल टू 1, एरिया बराबर दे दिया, ऐसे दे दिया 0.3413, ऐसे लिख के दे दिया। तो जेड इक्वल टू 1 और एरिया अगर आपको इतना दे दिया तो आपको इसका मतलब क्या समझना है कि 0 से स्टार्ट होगा, एकदम फिक्स है। ये जो टेबल बना, टेबल 0 से ही स्टार्ट होता है, टेबल का नियम फिक्स है, 0 से कहाँ तक, तो 1 तक ये एरिया होता है। ऐसे नहीं हो सकता, टेबल में ऐसा नहीं होगा कि 1 से स्टार्ट हो, कभी नहीं। टेबल में 0 से स्टार्ट होता है और 0 से इधर चाहे इधर। देखो एक चीज़ ध्यान देना, Z1 लिखा हो चाहे Z-1 हो, एरिया बराबर आएगा। बोलो क्यों भाई, जितना 1 इधर चलो चाहे ये माइनस में जाओ, ठीक है, x निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है ना, Z पॉजिटिव Z निगेटिव, एरिया तो निगेटिव नहीं होता ना। तो जो Z1 का एरिया होगा, ठीक है, वो क्या होगा, 0 के राइट साइड, उतना ही Z इक्वल टू -1 का एरिया होगा, सेम एरिया कहाँ, 0 के लेफ्ट साइड, एरिया सेम आएगा।
तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यही एरिया आपको गिवन होता है, यही एरिया गिवन होता है। तो बताओ यहाँ पर आंसर क्या मिला, 5 1। अच्छा 5 1 का अलग मतलब होता है, 5 1 का मतलब फिक्स होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, 1 तक। तो ये 0.5 इधर हो गया, और ये अगर आपको गिवन है तो प्लस कर दो, 0.343413 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 0.8413। ये आ गया आंसर। देखो तो यहाँ पर आपको दो बात का मतलब समझना अच्छा से, दो बात का मतलब समझना अच्छा से। अगर यहाँ पर कोई आपको ऐसे वैल्यू दे दिया, बताओ 5 2 लिख के दिया हुआ है, 5 2 लिख के दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, 5 2 लिख के और कुछ दे दिया, मान लो 0 पॉइंट, ठीक है 0 पॉइंट, मान लो ये रेंडमली वैल्यू तो नहीं दे सकता मैं, देखता हूँ टेबल तो मेरे पास भी नहीं है अभी, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन में वैल्यू मैंने लिखा हुआ है 5 2 का वैल्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 5 2 Z2, हाँ ठीक है, मान लो 5 2 का वैल्यू दिया हुआ है 9.9772 ऐसे दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये कौन सा एरिया होगा, तो 5 2 का एरिया कौन सा होगा, तो ये एरिया होगा कौन सा, तो ये होगा माइनस जेड इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, जेड इक्वल टू 2 तक। 5 दिया हुआ है तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो कहाँ तक, 2 तक। ये एरिया दिया हुआ है तुम्हें 0.9772 ये दिया है। तो इससे आप क्या वर्किंग कर सकते हो, इससे क्या वर्किंग कर सकते हो भाई, इसको ब्रेक कर लो, इसको ब्रेक करो, कहाँ से कहाँ तक ब्रेक करोगे, इस पेज में यहाँ ब्रेक करते हैं। देखो क्या ब्रेक करोगे, आप कहोगे ये तो एरिया होगा माइनस इन्फिनिटी से 0 अब प्लस क्या होगा एरिया 0 से लेके 2, 0 से लेके 2, ये जेड भी लिख लो यहाँ पर, जेड इक्वल टू तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक को ब्रेक किया हमने, एक 0 पे ब्रेक किया और 0 से लेकर 2, ये कितना आ गया 0.9772। अब बताओ ये तो आपको मालूम है माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक का क्या होता है 0.5 होता है, ये एरिया 0.5 होगा। तो एरिया जेड इक्वल टू 0 to 2.9772, इस 0.5 को माइनस करो तो देखो यहाँ पर इससे आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया जेड इक्वल टू 0 to 2, ये निकल के कितना पॉइंट माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.4772, ये एरिया आ गया। ये देखो अब ये एरिया कौन सा निकला 0 से लेके 2 तक। तो कभी भी अगर आपको 5 में लिखा हुआ है, कभी भी 5 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप बिल्कुल समझोगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक का ये एरिया है। अब आपको क्या चाहिए वो आप खुद निकालोगे इसके हिसाब से। लेकिन मान लो बाई चांस कहीं पर से लिखा हुआ है ना, कहीं लिखा हुआ है कि लिखा होगा कि एरिया अंडर, ये एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व और जेड इक्वल टू, देखो इसी बात को कैसे लिख सकता है, इसी बात को ऐसे लिख सकता है जेड इक्वल टू 2 और एरिया इक्वल टू क्या लिख दिया 0.4772। तो इसका मतलब क्या समझोगे, इसका मतलब समझोगे ये कौन सा एरिया है, तो जेड इक्वल टू 2 ये बिल्कुल फिक्स है, इसका मतलब फिक्स होगा कि ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 से लेके और 2 तक का एरिया होगा, 0 से लेके 2 तक का एरिया। तो जनरली ऐसे ही जेड का वैल्यू दिया रहता है और एरिया दिया होता है, ठीक है। जेड से एरिया कभी निकलेगा, कभी एरिया दिया हो उससे जेड आ सकता है। तो ये सब चीज़ आपको गिवन होगा, ये ध्यान रखना है। 5 में लिखा होगा तो क्या होगा, इसका क्या मतलब है। अब सुनो, अब यहाँ पर ये है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काफ़ी चर्चा हुआ, उसका एरिया भी निकाला गया, टोटल एरिया 1 होता है, एरिया ही यहाँ पर क्या होगा प्रोबेबिलिटी होगा। अब ये क्यों बना पता है, तो ये खासकर क्यों बना, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए मान लो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है, ये आपको गिवन है, क्या गिवन है, तो मीन इसका 10 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि x जो होगा ना x, ये बताओ ये क्या होगा, कोई पूछे ये ग्रेटर देन 20 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। अब ध्यान दो,
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला से मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ स्टार्टिंग पॉइंट, ये देखो मैंने बताया था नॉर्मल में कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन दिया होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया होता है, उसमें से हमने कोई एलिमेंट निकाला, एक एलिमेंट निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका वैल्यू इक्वल टू के, इक्वल टू पूछेगा तो इक्वल टू जब पूछा तो हम फार्मूला से निकाल देंगे, लेकिन मोर देन पूछे, लेस देन पूछे, दो नंबर के बीच का प्रोबेबिलिटी पूछे, ऐसे प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फार्मूला से नहीं आता, ये प्रोबेबिलिटी कहाँ से आएगा, एरिया से, एरिया निकालोगे और एरिया ही क्या होता है प्रोबेबिलिटी, तो मोर देन के लिए, लेस देन के लिए और इसके बीच में वैल्यू हो, ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं निकलता है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होंगे, फिर अलग अलग के लिए सारे अलग अलग टेबल बनेंगे। तो एक्सपेरिमेंटली क्या किया गया, कोई भी क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लेस देन मोर देन वाला हो, सबको किस में चेंज करो, स्टैंडर्ड में, और स्टैंडर्ड का एक ही टेबल है, उसे एरिया से काम चल जाएगा। इक्वल टू अगर दिया हो, इक्वल टू अगर दिया हो तो उसका आंसर निकलता है इस फॉर्मूला से। ये देखो एग्जाम्पल बताया था, पहले याद करो, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ये सब दिया हुआ है, क्या प्रोबेबिलिटी है, एक वैल्यू निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका वैल्यू कितना होगा, 12 के इक्वल होगा, 12 के इक्वल होगा, तो ये फार्मूला इसमें रख दो, ये फार्मूला था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, 1 बाई स्टैंडर्ड डिविएशन रूट में 2 पाई x माइनस में, ये सब रख दो, आगे प्रोबेबिलिटी, ये सोल्व नहीं होता है, मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन कभी पूछा भी नहीं है। तो इस फार्मूला से कब निकलता है प्रोबेबिलिटी, जब इक्वल टू पूछे तब, लेकिन लेस देन हो, मोर देन हो, ठीक है, दो नंबर के बीच में हो, तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं बनेगा। अलग अलग नॉर्मल के लिए फिर टेबल अलग अलग बनता, फिर लाखों टेबल हो जाते। तो लोगों ने क्या कहा, स्टैट्स में क्या कहा गया कि भाई कोई भी क्वेश्चन नॉर्मल का हो, ठीक है, लेस देन मोर देन या बिटवीन वाला, सभी नॉर्मल को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लो, और स्टैंडर्ड एक ही होता है, उसका एरिया पता है, उसी हिसाब से आंसर निकाल दो। तो देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर आ जाओ। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को क्यों डिस्कवर किया गया, उसका जवाब यही है कि ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मोर देन या लेस देन करके पूछे तो इसका आंसर तुम कैसे निकालोगे। अच्छा, जब भी इसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको एक बात पक्का गिवन होगा, पक्का गिवन होगा, जो जेड आपको चाहिए ना उसी जेड का एरिया आपको दिया होगा, गिवन क्या, जेड इक्वल टू एरिया इक्वल टू 0.4772, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, एकदम मान के चलो बिल्कुल गिवन होगा, कोई इसको याद नहीं कर सकता, लॉग टेबल थोड़ी कोई याद कर जाएगा। तो इसको निकालने का कोई तरीका भी नहीं है, टेबल बना हुआ है, टेबल से होगा। तो अब ध्यान दो, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ अब, ये देखो ये लाइन खींच रहा हूँ मैं, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ऐसे बता रहा हूँ, थोड़ा सा देखना सही से। ये चलो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये कौन सा है, एक्स मान लो, एक्स, इसका ये मीन है, इसका ये मीन है, एक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो मीन कितना 10, तो यहाँ पर एक्स कितना है, मीन, यहाँ तो चलो मैं मीन लिख लेता हूँ, ये मीन है। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 5, उसको नहीं लिखते हैं ग्राफ में। क्या पूछा है, क्या पूछा है कि हम x का वैल्यू 20 से ज़्यादा हो, अब 10 यहाँ पर है तो 20 ही होगा ना, राइट साइड में कहीं 20 होगा, ये x हो गया, x बराबर कितना हो गया 20 से ज़्यादा हो, मतलब हमें ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, ये एरिया निकाल दो, वही प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। कितना परसेंट एरिया है जी, वही परसेंटेज को पॉइंट में लगा देंगे तो आएगा प्रोबेबिलिटी। अब ये कैसे होगा, तो x से एरिया नहीं, x के बराबर एरिया बना ही नहीं, टेबल बना, टेबल किसका है, जेड का है। तो हमें क्या करना होता है, इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसको कन्वर्ट करना होगा किस में, थोड़ा सा मैं नीचे दिखा रहा हूँ एक्सिस, इसको कन्वर्ट करना होगा जेड में, जेड में कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बताओ इसमें भी वही होता है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर उसका जेड क्या होता है, उसका जेड 0 होता है, मीन का जेड क्या होगा 0, फॉर्मूला में रखोगे ना, मीन के जगह जेड तो 0 ही आएगा। देखो फॉर्मूला था ना अभी, जेड बराबर, ये जेड है, एक्स की प्लेस पे क्या रखो मीन, तो मीन माइनस मीन, जेड 0 आएगा, तो ये 0 के बराबर, तो यहाँ जेड 0 है। अब इस x बराबर 20 का जेड क्या होगा, ये जेड क्या होगा, ये आप निकाल सकते हो किस फॉर्मूला से, वही फॉर्मूला मैंने बताया था। क्या फॉर्मूला है, जेड बराबर, तो जेड बराबर x माइनस मीन डिवाइड में स्टैंडर्ड डिविएशन। x कितना है जी, x है 20 माइनस में मीन कितना है 10, डिवाइड में स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 5 है ना, तो कितना आ गया 2, तो ये जो जेड है ये क्या आ गया 2 आ गया 2। अब देखो जो इधर एरिया होगा इसके करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वही बताएगा, Z2 का एरिया, ये एरिया दिया हुआ है, हमें ये एरिया चाहिए, तो
एरिया एक्स से नहीं जेड से आता है, कोई भी नॉर्मल हो सब जेड में आ जाएगा, सब जेड में। और जेड के हिसाब से एरिया निकालोगे। ये क्या है कि भाई मीन से ये 10 से कितना है, ये 20, कितना गैप है इसमें, 10 का गैप है। ये जो गैप है 10 का, स्टैंडर्ड से कितना है 5, स्टैंडर्ड से कितना है 5, तो 5 का कितना गुना है, 2 गुना, तो ये भी बताता है 2 गुना। तो वही एरिया हिसाब आएगा, रेशो यहाँ पर फिक्स होता है, जो एरिया ये आएगा ना वही जेड का भी एरिया होगा। तो अब बताओ ये एरिया कैसे निकालोगे। तो अब जो गिवन है उसको देखो, क्या गिवन है, जेड इक्वल टू 2 और एरिया इक्वल टू ये। तो अब बताओ ये कौन सा एरिया होगा, जब भी जेड इक्वल टू 2 और एरिया दिया हो इसका मतलब फिक्स होता है ये 0 और 2 के बीच का होता है। अगर फाई गिवन हो फाई तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, लेकिन इस केस में जेड अगर 2 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये 0 से लेके 2 के बीच का एरिया है। तो कौन सा ये 0 से लेके 2 के बीच का एरिया है, कौन सा एरिया हो गया, हमें ये एरिया गिवन है, रेड वाला है ना, चलो रेडी कर देते हैं इसको। हमें कौन सा एरिया गिवन है, ये जो एरिया है ये एरिया दिया हुआ है, ये वाला कौन सा, ये रेड, 0 से लेके ये एरिया। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए जी ब्लैक वाला, हमें तो ये मोर देन चाहिए, तो ये एरिया चाहिए। तो ये एरिया कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से यहाँ तक होता है 0.5, ये कैसे आएगा 0.5 में से, इससे इधर होता है 0.5 में से रेड वाला माइनस कर दो, जो गिवन है माइनस कर दो। तो ये माइनस कर दोगे 0.4772, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। जो भी आंसर है क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो शायद 0.228 यही इसका प्रोबेबिलिटी है। ये देखो, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गया, यही प्रोबेबिलिटी है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि x का वैल्यू 20 से ज़्यादा हो, तो ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आपके सामने 3 तरह से पूछेगा, 3 तरीका से। एक तो ये क्वेश्चन पूछा मैंने कि क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी आगे आंसर हो गया। क्या निकला प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है x 20 से ज़्यादा होगा, तो प्रोबेबिलिटी निकल गया 0.0228। ये जो एरिया है ना वही प्रोबेबिलिटी होता है। और ये पूछेगा, मान लो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी नहीं पूछेगा, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, मान लो ये स्टूडेंट का ग्रुप है या आइटम है, परसेंटेज ऑफ आइटम्स हैविंग वैल्यू मोर देन 20, इक्वल टू भी लगा देंगे ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर ये जाएगा। इक्वल टू लाइन का कोई एरिया नहीं होता। मोर देन 20 कितना परसेंट आइटम जिसका वैल्यू 20 से ज़्यादा हो, तो 20 से ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी है। परसेंटेज में क्या करोगे, 100 से इंटू कर दो, इसको 100 से इंटू कर दो, मतलब ये है ना 0.0228, इसको 100 से इंटू कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 2.28%। या तीसरा क्या पूछेगा, तीसरा इसी में क्या पूछेगा, मान लो कि ये कितने आइटम्स है, टोटल प्रोडक्ट कितने हैं, टोटल आइटम्स, मान लो आइटम्स कहीं मैंने बोल दिया, टोटल आइटम्स कितना, मान लो 2000 है। तो पूछेगा आपसे ऐसे क्वेश्चन, हाउ मैनी आइटम्स, हाउ मैनी नंबर पूछेगा, नंबर, हाउ मैनी आइटम्स हैव वैल्यू मोर देन 20। तो 3 तरह से क्वेश्चन आएगा, प्रोबेबिलिटी पूछे तो पॉइंट में लगा दो, परसेंटेज पूछे तो 100 से इंटू कर दो। अगर ये आइटम का क्वेश्चन है, मीन दिया हुआ, स्टैंडर्ड दिया हुआ, कितने आइटम है 2000 में जिसका वैल्यू 20 से ज़्यादा होगा, तो 20 से ज़्यादा का प्रोबेबिलिटी निकाल लो या परसेंटेज निकालो, जो मर्जी, ठीक है। और क्या मतलब, तो क्या कहोगे, 2000 को, जो नंबर है ना 2000 का, इतना परसेंट लगा दो, इतना परसेंट का वैल्यू 20 से ज़्यादा है तो 2000 का इतना परसेंट बोल दो, या इससे इंटू कर दो, प्रोबेबिलिटी से इंटू कर दो, प्रोबेबिलिटी से इंटू कर दो, तो ये आपको मिल जाएगा। क्या आएगा आंसर, मैनुअली करना पड़ेगा 2000 से, तो 3 0 गया, ये 3 0 गया, तो कितना हो जाएगा, ये 22.8 आएगा। और उसका डबल करेंगे तो 22 दूनी 44 और 8 दूनी 16, 45.6 आ रहा है, 45.6 आ रहा है, तो आइटम कितने होंगे 46 हो जाएंगे। समझो किस तरह से क्वेश्चन, तो क्यों बना स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे क्वेश्चन जिसमें लेफ्ट देन मोर देन करके अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो नॉर्मल से नहीं बनेगा। तो नॉर्मल के जो फीचर्स है जो अब तक आपने पढ़ा यहाँ तक, यही ऐसे ही क्वेश्चन जनरली आते हैं। इसी में क्वेश्चन और भी बहुत सारे हो सकता है, तो इसको हम लोग एक और वीडियो बनाते हैं आगे, ठीक है। वैसे आप देखो कुछ क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर हम बात करें, ग्राफ की बात करो, तो एरिया की जहाँ तक बात करते हैं हम लोग, कभी भी एरिया, कुछ चीज़ मैं और बता देता हूँ इसमें जो थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा आपको। मान लो कि ये है z इक्वल टू 0 है,
ठीक है। तो अगर आप यहाँ बात करो, ये बात करो, अगर यहाँ पर जेड इक्वल टू क्या है, मान लो 1 है, 1, तो देखो 5 1 का मतलब क्या होगा, 5 1 का मतलब ये एरिया होगा यहाँ तक। तो ये एरिया कभी भी 50% से कम नहीं होगा। बताओ, यहीं तक 50% हो गया ना, थोड़ा सा और मिला दोगे तो ये एरिया क्या आएगा, ये पक्का क्या आएगा, कितना आएगा अलग बात है, बट ये क्या होगा, ये पक्का मोर देन 50% से ज़्यादा होगा, नहीं 50% से ज़्यादा होगा। अच्छा, जो एरिया मान लो हमें ये ऐसे करके लिख दिया, हमारा जेड यहाँ पर 0 आ रहा है, एक जेड मान लो यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, -2 आ रहा है, और हमसे ये एरिया पूछेगा, ये एरिया कितना है, ये एरिया कितना है। अब बताओ, आपको जेड -2 है ना, तो -2 का टेबल नहीं होता है, 2 का होता है, 2 का, तो जो +2 का एरिया होगा वही -2 का एरिया होगा। ठीक है, तो क्या करोगे आप, जेड इक्वल टू 2 का एरिया देखो, जेड इक्वल टू 2 का एरिया गिवन होगा, एरिया कितना गिवन होगा, 0.4772, मुझे ये याद है तो ये लिख रहा हूँ मैं बार बार, कुछ भी आ जाए गिवन रहेगा। तो ये एरिया कौन सा दिया है, 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक एकदम फिक्स है, एकदम फिक्स है, 0 से लेके 2 तक, ये गिवन है, ये रेड वाला गिवन है। तो क्या करोगे, 0.5 में से हटा दोगे तो ये एरिया आपको मिल जाएगा। तो एरिया राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड, एरिया नहीं बदलेगा, ये भी एरिया वही आएगा, 0.02280 आएगा, ये नहीं बदलेगा। जेड का वैल्यू नेगेटिव है तो बस एरिया नेगेटिव साइड में होगा, ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में होगा, लेकिन वैल्यू कभी नेगेटिव, एरिया का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने क्या बताया, 5 1, तो 5 1 कहाँ होगा, -∞ से लेके कहाँ तक, 1 तक, 1 कहाँ होता है, 0 के राइट तक, तो ये पूरे 50% कुछ और जोड़ दोगे तो 50% से ज़्यादा ही होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉसिबिलिटी है। देखो, कोई मान लो कि ऐसे क्वेश्चन दे दे, ऐसे क्वेश्चन हो जाए मान लो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ये कितना है, जेड 0 है, ये कितना है, जेड 1 है, ये कितना, जेड इक्वल टू -2 है, ठीक है, ये जेड 0, जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू -2, कोई पूछे पूरा एरिया चाहिए हमें, इसके बीच में चाहिए, इसके बीच में। अब क्या करना होगा बताओ, इसके बीच का एरिया डायरेक्ट तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, जेड 1 का एरिया होगा। तो बताओ जेड 1 का एरिया, तो आपको जेड 1 का एरिया कौन सा होंगे, ये 0 से लेके 1 के बीच का ये एरिया गिवन होगा, और जेड 2 का एरिया गिवन होगा, जेड 2 का, तो जेड 2 का एरिया कौन सा होगा, जेड 2 का एरिया ये होगा, ये 0 से लेके यहाँ तक। फिर क्या करना होगा, उसको ऐड। तो प्रोबेबिलिटी पूछे कि क्या जेड का वैल्यू -2 से लेके 1 तक होगा, 1 तक, तो क्या करना होगा, हमें जोड़ना होगा एरिया, कैसे, -2 से 0 और प्लस एरिया, प्रोबेबिलिटी मतलब एरिया प्लस क्या, 0 से लेके 1, दोनों को ऐड करेंगे तब जाकर आएगा आंसर। अब 0 से -2 कौन सा एरिया होगा, तो ये किससे आएगा, ये आएगा जेड 2 से, और 0 से 1 ये एरिया किससे आएगा, तो जेड इक्वल टू 1 से, और दोनों को ऐड कर दो, जेड निगेटिव है, एरिया पॉजिटिव होगा, तो जेड 2 का एरिया क्या आएगा, तो जेड 2 का एरिया आएगा 0.4772, और जेड 1 का एरिया कितना आएगा, 0.3413, दोनों को जोड़ दोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एरिया क्या आएगा, 50% से कम, ये क्या होगा, 50% से कम, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये इधर है ना, तो 50% से कम ही होगा। तो इस तरह से जेड का वैल्यू का एक टेबल बना हुआ है, कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेफ्ट दैन, मोर दैन, बिटवीन, ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो उसका आंसर जेड से निकलता है, क्योंकि जेड का टेबल बना हुआ है। नॉर्मल कोई भी हो, हज़ारों नॉर्मल हो सकता है, लाखों हो सकता है, सबको हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देंगे, जेड निकाल देंगे, उसका एरिया आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कवरी इसी बात को लेकर किया गया। तो किसे कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पहले मैंने आपको ये बताया, और क्यों इसको डिस्कवरी किया गया ये बताया, कुछ एग्जाम्पल। तो इसका एक और वीडियो बनाते हैं जिसमें थोड़े बहुत जो लेंदी क्वेश्चन है और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, करते हैं उसको।